नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। अगले 1 घंटे में हम बात करने वाले हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों की। आपको बताएंगे कि दुनिया भर में कौन कौन सी खबरें हैं जिन पर सबकी नजर बनी हुई है और क्या कुछ लगातार चल रहा है खेल और अर्थ जगत में। साथ साथ कुछ झलकें होंगी फिल्म, कला और संस्कृति के क्षेत्र से भी। लेकिन आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सबसे बड़ी खबरों पर। लोकसभा में विपक्ष के हंगामे के चलते 14वें दिन भी नहीं चला प्रश्नकाल और शून्यकाल। राज्यसभा में कार्यवाही हुई बाधित। झारखंड में छात्रों का धरना प्रदर्शन 13वें दिन भी जारी। विधानसभा तक पहुंची गूंज। भाजपा ने मांगा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का इस्तीफा। केरल में सरकारी नौकरियों में नियुक्तियों को लेकर विरोध प्रदर्शन। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने नियुक्ति प्रक्रिया में अनियमितता और अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र नहीं मिलने का लगाया आरोप। नीट पेपर लीक मामलों पर 19 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में होगी अगली सुनवाई। अदालत ने केंद्र सरकार द्वारा दाखिल हलफनामे पर याचिकाकर्ताओं से मांगा जवाब। और ईरान की खाड़ी देशों को चेतावनी। अमेरिका ने हमला किया तो ऊर्जा ठिकानों को बनाएंगे निशाना। वहीं ओमान के साथ होर्मुज पर समझौता अंतिम चरण। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले संसद की खबर के साथ ही। जी हां, संसद में आज भी गतिरोध लगातार बना रहा और लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ही विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया और जिसके चलते दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित होती रही। लोकसभा में विपक्षी सदस्यों के लगातार हंगामे के कारण आज भी प्रश्नकाल नहीं चल पाया और अध्यक्ष ओम बिरला को सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही लोकसभा अध्यक्ष ने हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए जाने की 81वीं बरसी पर इस विनाशकारी हमले में मारे गए लोगों के परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की और फिर सदन ने 2 मिनट का मौन रखकर इस हमले में मारे गए निर्दोष लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की। अध्यक्ष ने इसके बाद जैसे ही प्रश्नकाल शुरू करने की घोषणा की, विपक्षी सदस्य नारेबाजी करते हुए आसन के समक्ष आ गए और राम मंदिर के चढ़ावे की कथित चोरी और नीट पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन करने वाले छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर सरकार से जवाब देने का मांग करते हुए हंगामा करने लगे। विपक्ष के इस लगातार हंगामे के कारण प्रश्नकाल की कार्यवाही नहीं चल पाई और सदन की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित हो गई। वहीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने हंगामा कर रहे सदस्यों से शांत होने और अपने अपने स्थान पर बैठने का आग्रह करते हुए कहा कि प्रश्नकाल सदन का बेहद महत्वपूर्ण समय होता है और देश की जनता अपने प्रतिनिधियों के सवाल और सरकार के जवाब सुनना चाहती है। लोकसभा अध्यक्ष की अपील के बावजूद भी विपक्षी सदस्यों ने हंगामा लगातार जारी रखा और इसके बाद उन्होंने 5 मिनट के भीतर ही सदन की बैठक दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। सदन चर्चा संवाद के लिए होना चाहिए, लेकिन आप रोजाना नियोजित तरीके से गतिरोध पैदा करते हैं, सदन की गरिमा को गिराते हैं, अनैतिक तरीके के पोस्टर लाते हैं। मेरा आपसे आग्रह है, ये सदन चर्चा संवाद के लिए ये अच्छी परंपराएं नहीं है और आपका अच्छा आचरण भी नहीं है। देश इस आचरण को देख रहा है। मेरा पुनः आग्रह है, आप सदन चलाने में सहयोग करें। मैं सदन को चलाऊंगा। हर मुद्दे, हर विषय पर, हर विधेयक पर पर्याप्त समय आपको मिलेगा। आप चर्चा संवाद में अपनी बात की अभिव्यक्ति कर सकते हैं। तो वहीं बात अगर कामकाज की जाए तो लोकसभा में आज कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा होगी और इस विधेयक में क्या कुछ खास है, आइए जानते हैं। आपको बता दें कि कराधान संशोधन विधेयक जो है 2026 आयकर संशोधन अध्यादेश 2026 का स्थान लेता हुआ नजर आएगा और कराधान संबंधी प्रावधानों में संशोधन करना इसका पूरा उद्देश्य है। विदेशी निवेश को कहीं ना कहीं बढ़ावा मिलेगा इससे और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण को कर प्रोत्साहन होगा
और डेटा सेंटर के लिए कर सुधार भी इसमें शामिल है। इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण को कहीं ना कहीं कर प्रोत्साहन मिलता हुआ नजर आएगा। तो कराधान संशोधन विधेयक 2026 है ये। डेटा सेंटर के लिए कर सुधार की भी इसमें जो है कोशिश है और साथ साथ हीरा उद्योग को इसमें प्रोत्साहन मिलता हुआ नजर आएगा। बात करें बिजनेस की तो बिजनेस ट्रस्ट के लिए नए प्रावधान इसमें होंगे और साथ ही साथ निवेश अनुकूल व्यवस्था का प्रस्ताव किया गया है। विदेशी संस्थागत निवेशकों को कर छूट का प्रस्ताव है। इसमें कर छूट का लाभ मिलता हुआ नजर आएगा और साथ ही पूंजीगत लाभ पर कर छूट देने का भी इसमें प्रस्ताव है। तो विदेशी संस्थागत निवेशकों को कर छूट मिलते हुए इसमें नजर आएगी और साथ साथ पूंजीगत लाभ पर भी कर छूट देने का प्रावधान होता इसमें नजर आएगा। वहीं बीआईएस को भी कर छूट का लाभ मिलेगा। विदेशी निवेश को कहीं ना कहीं बढ़ावा मिलेगा और दीर्घकालिक विदेशी निवेश पर सरकार का लगातार हम देख रहे हैं कि जोर है और इसलिए दीर्घकालिक विदेशी निवेश को भी इस संशोधन के द्वारा बढ़ावा मिलता हुआ नजर आएगा। दीर्घकालिक विदेशी निवेश पर सरकार लगातार फोकस कर रही है और कराधान संशोधन विधेयक के जरिए इस पे बढ़ावा मिलता नजर आएगा। योग्य निवेश कोष के लिए सरल कर व्यवस्था होगी और साथ साथ फंड प्रबंधन गतिविधियों को बढ़ावा देने पर जोर रहेगा। विशेष प्रयोजन वाहन पर सरचार्ज बढ़ाने का भी इसमें प्रस्ताव है। तो विशेष प्रयोजन वाहन पर सरचार्ज बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया है। एसपीवी का सरचार्ज जो है 10% से बढ़कर 25% हो जाएगा। साथ साथ ये जो पूरी नई कर व्यवस्था होगी अपनाने वाले एसपीवी पर लागू ये प्रावधान होगा। तो नई कर व्यवस्था अपनाने वाले एसपीवी पर ये प्रावधान लागू होते हुए नजर आएंगे। अन्य घरेलू कंपनियों का सरचार्ज 10% ही रहेगा। तो जो और घरेलू कंपनियां होंगी उनका सरचार्ज 10% ही रहेगा। तो सरचार्ज आपको बता दें कि किन कानूनों में ये पूरा संशोधन होने जा रहा है। भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 में संशोधन होने जा रहा है। आयकर अधिनियम 2025 में संशोधन होगा और वित्त अधिनियम 2026 जो है वो संशोधन होगा। डिजिटल भुगतान को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक भुगतान माध्यमों पर शुल्क नहीं होगा और बैंक अतिरिक्त शुल्क अब नहीं ले सकेंगे। डिजिटल भुगतान को बढ़ावा मिलता हुआ नजर आएगा। हम जानते हैं कि डिजिटल इंडिया बनाने पर लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोकस है और इसीलिए डिजिटल भुगतान को कैसे और बढ़ावा दिया जाए उसके लिए इसमें प्रयास किया जा रहा है। अधिसूचित ई पेमेंट माध्यम होंगे शुल्क मुक्त। जी हाँ, इलेक्ट्रॉनिक लेन देन को प्रोत्साहन देने की ये पूरी कवायद है। ऑनलाइन लेन देन और ज्यादा आसान होते हुए नजर आएंगे और आम जो उपभोक्ता है उनको राहत मिलती हुई नजर आएगी। तो डिजिटल भुगतान की दिशा में एक बड़ा प्रयास किया जा रहा है इसके जरिए। राज्यसभा में भी आज विपक्ष का हंगामा लगातार जारी रहा जिससे कि उच्च सदन की कार्रवाई लगातार हमने बाधित होते हुए देखी। अयोध्या में राम मंदिर के चढ़ावे की चोरी और प्रदर्शनकारी छात्रों पर जिस प्रकार पुलिस की कार्रवाई का मुद्दा जो है वो गरमा रहा है उस पर गृह मंत्री अमित शाह के बयान की भी विपक्षी सांसद जो है वो लगातार हंगामे करके मांग करते हुए नजर आ रहे हैं और इस हंगामे के कारण राज्यसभा की बैठक एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 2:15 तक के लिए स्थगित कर दी गई है। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए और शून्यकाल के तहत सदस्यों से लोक महत्व से जुड़े मुद्दे उठाने के लिए कहा। इसी दौरान कांग्रेस और समाजवादी पार्टी सहित विपक्षी सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे के बीच ही कुछ सदस्यों ने शून्यकाल के तहत लोक महत्व से जुड़े मुद्दे उठाए। तो सदन की कार्यवाही लगातार इस दौरान बाधित होते हुए देखने को मिली और इस दौरान संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि हर दिन इस तरह संसद के कामकाज को बाधित करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण सत्र में जिस तरह से लगातार व्यवधान हो रहा है, विपक्ष के हंगामे के बीच ही संसदीय कार्य मंत्री ने संसदीय नियमों और प्रक्रियाओं पर अपनी बात रखी है। क्या कुछ कहा है आपको सुनवाते हैं। Rule 235, subclause 2. While the council is sitting, a member, subclause 2, shall not interrupt any member while speaking by disorderly expression or noise or in any manner
this orderly manner. Rule 2 for the leader of opposition, Kharge ji. This is about irrelevance of reputation. The chairman, after having called the attention of the council to the conduct of a member who persists in irrelevance or in tedious reputation, either of his own arguments or of the arguments used by other members in the debate, may direct him to discontinue his speech. तो संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सदन की कार्यवाही से जुड़े नियमों का हवाला देते हुए विपक्षी सदस्यों से व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है। कहा है किरेन रिजिजू ने कहा है कि राज्यसभा के नियम स्पष्ट करते हैं कि कोई भी सदस्य जब बोल रहा हो तो उसे बीच में बाधित नहीं किया जा सकता है और किसी सदस्य के भाषण के दौरान शोर शराबा करना, अव्यवस्थित टिप्पणियां करना, लगातार टोका टोकी करना और किसी भी तरह से सदन की कार्यवाही में व्यवधान डालना संसदीय नियमों के बिल्कुल विरुद्ध है। He kept on raising the same matter which he raised for 7 days. That is why the rule was specifically mentioned that a member cannot refer to the same matter which he has already spoken with the permission of the chair. Okay, whether he is the opposition member or ruling party, you cannot give direction to the chair. You can only make requests. You can demand. It is your right. But you cannot dictate the house and you cannot pass any direction to the chair. वहीं बात करें राज्यसभा में आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण विनियोग विधेयक संख्या 3/2025 पर विचार और उसे लोकसभा को वापस भेजने पर प्रस्ताव करेंगी। आपको बता दें, जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये विनियोग क्या कुछ कहता है, क्या है ये विनियोग विधेयक। आपको बता दें 31 मार्च 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष से संबंधित है ये और अतिरिक्त खर्च को संचित निधि से अधिकृत करने का इसमें प्रावधान है। सरकार को संचित निधि से धन खर्च करने की कानूनी अनुमति इससे मिलती हुई नजर आती है। संसद की मंजूरी के बिना निधि से कोई पैसा खर्च नहीं कर सकती है सरकार। अतिरिक्त सरकारी खर्च के लिए संसद की स्वीकृति लेना बेहद जरूरी है और लोकसभा से विधेयक पारित हो चुका है। अब लोकसभा से ध्वनिमत से विधेयक पारित हुआ है। अब आपको बता दें कि ये जो विनियोग विधेयक है ये बेहद महत्वपूर्ण है। पेश किए गए बिल में कुल राशि 54,067 करोड़ रुपए की है और केंद्र सरकार की जो अनुदान मांगे हैं वो इसमें शामिल हैं। पूरी राशि चार्ज हेड के तहत है और पूरी राशि जो है चार्ज हेड के तहत काम करती है और कैसे काम करता है ये प्रावधान ये भी आपको बताते हैं। हर साल बजट में मंत्रालयों और योजनाओं के लिए धन आवंटित होता है। स्वीकृत राशि से अधिक खर्च होने पर अतिरिक्त व्यय दर्ज किया जाता है। सीएजी ये अतिरिक्त खर्च का ऑडिट करता है और लोक लेखा समिति खर्च की समीक्षा करती है। फिर पीएसी की सिफारिश पर सरकार अतिरिक्त अनुदान की मांग रखती है और संसद से अतिरिक्त अनुदान को मंजूरी मिलती है। संसद की मंजूरी के बाद विनियोग विधेयक लाया जाता है और विधेयक पारित होने पर अतिरिक्त खर्च को मिलती है कानूनी वैधता। तो संसद की मंजूरी के बाद विनियोग विधेयक जो है वो लाया जाता है। राजेश राज संसद की कार्रवाई पर और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजेश, लगातार देखें तो विपक्ष जो है व्यवधान ही क्रिएट करता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि सरकार ने कई सारे जो है कामकाज भी इस दौरान पूरे किए हैं, लेकिन विपक्ष की कोशिश जो है वो सिर्फ और सिर्फ व्यवधान क्रिएट करने की ही लग रही है। देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरीके से आज मौसम का मिजाज जो है वो बदला हुआ था, ऐसे में ये उम्मीद की जा रही थी कि विपक्ष का मिजाज भी बदलेगा और सदन में सब कुछ ठीक ठाक देखने को मिलेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मौसम का मिजाज बदला लेकिन विपक्ष का मिजाज नहीं बदला और भारी मूसलाधार बारिश के बीच भी विपक्ष ने संसद के मुख्य द्वार पर धरना प्रदर्शन किया रोज की तरह और उन्होंने सदन के भीतर भी जाकर शोर शराबा हंगामा किया, जिसकी वजह से आपने देखा कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों की कार्रवाई बाधित हुई है और लगातार जानकारियां प्राप्त हो चुकी हैं और उसके बाद आज वो विषय कोई किसी को भी इस पे गलत टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं। झारखंड से दूरी बना रखी है, झारखंड प्रोटेस्ट से दूरी बना रखी है। झारखंड में हो,
तेलंगाना में हो, अलग अलग प्रदेशों में जिस प्रकार से एग्ज़ाम के पेपर बाहर आए, ये संयुक्त चुनौती देश के लिए है। हमें पूरे देश में व्यवस्थाओं को ठीक करने की आवश्यकता है और इन राज्यों में भी मेरा अनुरोध रहेगा कि ये राज्य भी इस विषय को उसी गंभीरता से लें जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने लिया। तो राजेश राज हमारे साथ लगातार और जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। राजेश, जिस तरह से आपने पीयूष गोयल को भी सुना इस समय, वो कह रहे हैं कि झारखंड की बात हो या और राज्यों की बात हो, जिस तरह से केंद्र सरकार इन तमाम पेपर लीक की चीजों को लेकर जो है गंभीरता से काम करते हुए नजर आ रही है, उसी तरह से जो राज्य सरकारें हैं उनको भी इसी तरह से सोचना चाहिए। देखिए, सत्ता पक्ष के लोग इस सवाल को मजबूती के साथ उठा रहे हैं। जो रांची से भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं और रक्षा राज्य मंत्री हैं केंद्र में, संजय सेठ, उन्होंने कल भी इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया और सदन के बाहर आकर मीडिया से मुखातिब हुए और उन्होंने इस मसले में जो झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन में जो गड़बड़ियां हुई हैं उसमें उन्होंने साफ तौर पर सीबीआई जांच की मांग की है और कहा है राहुल गांधी से कि वो झारखंड आएं और झारखंड में आकर वो धरना प्रदर्शन करने का काम करें। तो निश्चित तौर पर सत्ता पक्ष के लोग विपक्ष पर आक्रामक हैं कि अगर केंद्र में, दिल्ली में या फिर देश के अन्य हिस्सों में जहां कहीं पेपर लीक से संबंधित जो घटनाएं घटती हैं उसको विपक्ष उठाने का काम कर रहा है, तो भला झारखंड में जो गड़बड़ियां हुई हैं उसको लेकर विपक्ष क्यों नहीं धरना प्रदर्शन कर रहा है। और शायद यही वजह है कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी से संजय सेठ जो रक्षा राज्य मंत्री हैं उन्होंने साफ तौर पर यह अपील की है कि राहुल वहां आए और वहां आकर रांची में धरना प्रदर्शन करने का काम करें। चूंकि हमने देखा कि जिस तरीके से जंतर मंतर पर छात्रों के सवाल पर धरना प्रदर्शन आयोजित किए गए और उस धरना प्रदर्शन के बाद तत्कालीन शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, जो इनकी मांगें थी वो मान ली गई, तो फिर झारखंड में जो घटना घटी है, जिस तरीके से जेपीएससी में लैप्सेस की बात सामने आ रही है, उसकी जांच कराने की मांग सीबीआई से की जा रही है। जो भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता हैं, चाहे बाबूलाल मरांडी हों, अर्जुन मुंडा हों या फिर केंद्र में जो मंत्री हैं झारखंड से, वो सभी लोग इस मुद्दे को उठाकर विपक्ष पर हमलावर हैं। और आपने देखा कि राज्यसभा में जिस तरीके से किरण रिजिजू ने साफ तौर पर कहा, जो संसदीय कार्य मंत्री हैं, उन्होंने विपक्ष के रवैये पर बेहद नाराजगी जताई और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि संसद को कोई डिक्टेट नहीं कर सकता है, क्योंकि राजेश, जिस तरह से विपक्ष जो है संसद में हंगामा खड़ा कर रहा है, कामकाज को बाधित करने की लगातार कोशिश कर रहा है, लेकिन छात्रों के वही मुद्दे झारखंड में भी हैं, दूसरे राज्यों में भी हैं, वहां जाकर अपना कंसर्न दिखाने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं कर रहा है। तो ये दोहरा रवैया, दोहरा चरित्र सामने आ रहा है। ये मैंने आपको पहले भी बताया सहला कि लगातार भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं झारखंड से, वो इस मुद्दे को उठाने की कोशिश कर रहे हैं, आक्रामक तरीके से इस मुद्दे को उठा रहे हैं कि अगर केंद्र सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन हो सकते हैं तो जिन राज्य सरकारों के खिलाफ आरोप लग रहे हैं उन राज्य सरकारों के खिलाफ विपक्ष के लोग क्यों नहीं आक्रामकता दिखा रहे हैं, क्यों नहीं धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। और बिल्कुल सवाल मौजूद है और मैंने आपको पहले ही कहा कि मौसम का मिजाज दिल्ली में जरूर बदला, लेकिन विपक्ष का मिजाज नहीं बदला और भारी मूसलाधार बारिश के बावजूद भी यहाँ पर उन्होंने धरना प्रदर्शन करने का काम किया, सदन के बाहर भी और सदन के भीतर जाकर उन्होंने खूब हंगामा खड़ा किया, जिसकी वजह से लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई को स्थगित करनी पड़ी है। अब देखना है कि दोपहर बाद जब सदन की कार्रवाई शुरू होगी तो विपक्ष का क्या कुछ रवैया सामने आता है। बहरहाल ये उम्मीद की जा रही है कि शोर शराबे के बीच ही सत्ता पक्ष के लोग विधेयक को पारित कराने की कोशिश करेंगे और निश्चित तौर पर यह सत्ता पक्ष की कहीं ना कहीं लाचारी भी है कि विपक्ष चूंकि सहयोग नहीं कर रहा और ऐसी स्थिति में उन्हें विधेयक को पास कराना उनके लिए साफ साफ तौर पर मजबूरी दिखाई पड़ रही है। ऐसे में आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि कौन कौन से वो विधेयक है जो कि आज जो है पटल पर रखे जा रहे हैं और जो आगे जिन पर सरकार चाहेगी कि ये पास हो जाए।
देखिए, आपने देखा कि कल भी जो सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाए जाने से संबंधित जो विधेयक था उस पर राज्यसभा में चर्चा हो पाई। चूंकि कांग्रेस के सदस्य जो हैं वो उत्तेजित होकर बाहर निकले गए, टीएमसी के सदस्य जो हैं वो वॉकआउट कर गए। ऐसे में सदन के भीतर सब कुछ ठीक ठाक कुछ पल के लिए दिखाई पड़ा और भारतीय जनता पार्टी या एनडीए की जो सहयोगी दलें हैं उनके सांसदों ने सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाए जाने से संबंधित जो विधेयक था उस पर उन्होंने अपनी बात रखने की कोशिश की और देश की जनता का ध्यान आकृष्ट कराने की कोशिश की गई सत्ता पक्ष की तरफ से। लेकिन आज अगर देखें तो आज जो विनियोग विधेयक जिसका जिक्र आपने विस्तार से किया है अपने एंकर में कि इस विधेयक को निर्मला सीतारमण जो है वो लेकर आएंगी, पास कराने की कोशिश करेंगी और इसके अलावा भी कई अनेक जो छोटे छोटे विधेयक हैं उसको पारित कराने की कोशिश की जाएगी। जजों से संबंधित विधेयक बेहद महत्वपूर्ण विधेयक था, लोकसभा से पहले ही शोर शराबे के बीच पारित था, लेकिन कल राज्यसभा में उस पर चर्चा इसलिए हो पाई कि कांग्रेस और विपक्ष के जो लोग थे वो सदन से बाहर जा चुके थे, वॉकआउट कर गए थे और इसकी वजह से उस पर चर्चा हो पाई है। अगर आज भी सदन से वो वॉकआउट करते हैं तो चर्चा के बाद सत्ता पक्ष पारित कराने की कोशिश करेगा। अगर सदन में वो मौजूद रहे, हंगामा खड़ा करने की कोशिश की गई तो निश्चित तौर पर सत्ता पक्ष की मजबूरी होगी कि वो विधेयक को शोर शराबे के बीच ही पारित करा ले। हालांकि सत्ता पक्ष की ये कोशिश है कि तमाम विधेयकों पर सदन में सहमति के साथ विधेयक को पारित कराया जाए, ध्वनिमत से पारित कराया जाए और उस पर चर्चा हो ताकि देश की जनता को ये पता चले कि किस विधेयक में क्या खूबी है, क्या खामी है। और विपक्ष के पास पहला एक अवसर भी होता है कि जब आप सदन में चर्चा में भाग लेते हो तो आपके पास एक मौका होता है सत्ता पक्ष को घेरने का, विधेयक की खूबियों और खामियों पर चर्चा करने का, विधेयक की खूबियों और खामियों को पर चर्चा करने का, साथ ही साथ अपने उसमें क्या विचार है वो भी रखने का, क्योंकि जनता देख रही है, जो जहां से आप चुनकर आए हैं वो देख रहे हैं, वो जान रहे हैं कि आपके उस पर क्या कुछ विचार है और आप उसमें क्या कुछ अपनी बात रखना चाहते हैं। लेकिन विपक्ष इस तरह से देखा जाए तो नदारद नजर आ रहा है उसमें चर्चा के लिहाज से। लेकिन सत्ता पक्ष की कोशिश है, वो लगातार इसी बात की बात कर रहे हैं कि आप आइए बात कीजिए, उस पर जो है चर्चा कीजिए। लेकिन चर्चा से कहीं ना कहीं विपक्ष भागता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में अगर हम प्रोडक्टिविटी के लिहाज से देखें तो अब तक का जो मॉनसून सत्र रहा है इसमें कितना कुछ काम होता हुआ नजर आया है। देखिए, शोर शराबे के बीच ही सहला हमने देखा कि अनेक विधेयकों को पारित कराने की कोशिश की गई है। कई विधेयक जो हैं वो पारित हो पाए हैं राज्यसभा से, कई लोकसभा से, कई दोनों सदनों से। तो उत्पादकता के लिहाज से अगर देखें तो कई विधेयकों को पारित कराने में कामयाबी जरूर हाथ लगी है, लेकिन सदन की कार्यवाही अगर उत्पादकता के लिहाज से देखें तो सदन की कार्यवाही बिल्कुल नहीं चल पाई है। और ये संसद के मानसून सत्र का तीसरा हफ्ता है। तीसरा हफ्ता का एक दिन अब शेष रह गया है, कल शुक्रवार को। आज गुरुवार है, तीसरे हफ्ते के समाप्ति से पहले का ये आखिरी दिन है और शुक्रवार का दिन प्राइवेट मेंबर बिल के नाम होता है जिसमें निजी विधेयक पेश किए जाते हैं। तो ऐसे में देखना होगा कि आज जो कुछ कामकाज हो पाएगा वो हो पाएगा। कल शुक्रवार के दिन तो कहीं ना कहीं सेकेंड हाफ के बाद प्राइवेट मेंबर बिल लाए जाते हैं और पहला जो हिस्सा होता है वो प्रश्नकाल और शून्यकाल के नाम होता है। तो ऐसे में आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है और निश्चित तौर पर शोर शराबे तीनों हफ्ते अगर देखें तो शोर शराबे की भेंट ही चढ़े हैं। लेकिन इस शोर शराबे के बीच ही सरकार के नाम कई विधेयक जरूर रहे हैं जिसको कि पारित कराने में कामयाबी हाथ लगी है, जिसमें एंटी पेपर लीक विधेयक जो है ये बेहद महत्वपूर्ण विधेयक है जिसको सत्ता पक्ष ने बहुत मजबूती के साथ सदन से पारित कराया और उसमें विपक्ष जो है वो शोर शराबे के बीच ही सही लेकिन उन्होंने चर्चा में हिस्सा भी लिया है। तो देखने वाली बात होगी कि कल तीसरे हफ्ते का आखिरी दिन खत्म हो जाएगा और अब मात्र चंद दिन बचेंगे। अगले हफ्ते में सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार को जो है 13 अगस्त को सत्र जो है वो खत्म होने की संभावना जताई जा सकती है। राजेश, एक और सवाल छोटा सा कि कौन कौन से वो विधेयक हैं जिन्हें सरकार चाहेगी कि इसी मॉनसून सत्र में पारित करा लिया जाए? देखिए, सरकार की सबसे जो प्राथमिकता थी वो एंटी पेपर लीक विधेयक थी, सुप्रीम कोर्ट में जजों से संबंधित विधेयक थी, अनेक जो
बैंक से संबंधित जो विधेयक थे संशोधन वो थे, और जन्म मृत्यु रजिस्ट्रेशन जो विधेयक था उसको सरकार ने पारित कराने की कोशिश की और वो सदन से पारित भी हो गया। अब जो छोटे मोटे विधेयक बचे हुए हैं उसको सत्ता पक्ष जो है हर हाल में पारित कराना चाहेगी, और एक लगातार जो है वो गॉसिप का दौर संसद के गलियारे में ये तैर रही है कि जो डिलिमिटेशन विधेयक है उसको सत्ता पक्ष दोबारा लाना चाहती है। उसके लिए सत्र की अवधि को बढ़ाने की बातें जो हैं वो भी सामने आ रही हैं, लेकिन कोई पुष्ट जानकारी इस पर अभी हाथ नहीं लग पाई है। लेकिन सत्ता पक्ष की मंशा जरूर है कि विपक्ष के साथ कंसल्टेशन कर उस विधेयक को जो है वो लाया जाए। इसके लिए अगर सत्र की अवधि भी बढ़ानी पड़े तो बढ़ाई जा सकती है, लेकिन इसकी अभी कोई आधिकारिक तौर पर कोई ना घोषणा हुई है, ना कोई जानकारी प्राप्त हो पाई है। बस एक ये चर्चाओं का बाजार जो है वो साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है, और सत्ता पक्ष की ये कोशिश है कि बाकी जो बचे हुए दिन हैं उन दिनों का पूरी तौर पर सदुपयोग किया जाए और विपक्ष को रजामंद कर लटके पड़े जो विधायी कार्य हैं उनको निपटाने की कोशिश की जाए। चलिए, उम्मीद तो यही रहेगी कि विधायी कामकाज जो है वो सुचारू रूप से जो है चले और ये और ज़्यादा प्रोडक्टिव होता हुआ नजर आए मॉनसून सत्र। फिलहाल बहुत धन्यवाद राजेश, ये तमाम अपडेट हमारे दर्शकों को साझा करने के लिए। फिलहाल मिड डे प्राइम में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर जारी रहेगा। हर जीत की शुरुआत होती है छोटे छोटे कदमों से, और हर छोटी तैयारी बदल सकती है पूरा नतीजा। क्योंकि मैदान हो या जिंदगी, छोटी से छोटी तैयारी ही देती है प्रोटेक्शन, और प्रोटेक्शन ही देता है भरोसा। जैसे LIC की बीमा लक्ष्मी, एक खास प्लान सिर्फ महिलाओं के लिए, जहां छोटी बचत दे बड़ी सुरक्षा, ताकि जिंदगी के हर मैदान में आप रहे हर पल के लिए रेडी। LIC बीमा लक्ष्मी, रखे हर पल के लिए रेडी। जरा सोच के देखिए, आपके पास कुछ ऐसा है जो आपकी दुनिया बदल सकता है। जानते हैं क्या? आपका अपना सोना। सोना क्या नहीं कर सकता? सोना आपको अपने सपनों का घर दिला सकता है, आपके बच्चों का भविष्य बना सकता है। सोना आपकी हर इच्छा पूरी कर सकता है। तो भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन NBFC मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। मुथूट फाइनेंस, जहां विश्वास ही परंपरा है। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। जरा सी हंसी दुलार जरा सा, जरा सी अनबन प्यार जरा सा, यही तो अमूल है स्वाद इंडिया का, यही तो अमूल है टेस्ट ऑफ इंडिया। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम, और मिड डे प्राइम में इस वक्त एक और खबर का रुख करते हैं। जी हां, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में झांसी कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर पुंछ थाना क्षेत्र के पास एक भीषण सड़क हादसा हुआ है, और इस सड़क हादसे में माफिया अतीक अहमद के सबसे छोटे बेटे अबान अहमद की मौत हो गई है। जी हां, हादसे में उनकी मौत हो गई है। हादसे में उसके एक अन्य साथी की भी जान चली गई है, जबकि 3 अन्य युवक उमर अहमद, मोहम्मद जैद और असलम जो है वो घायल हुए हैं। अबान अपने साथियों के साथ झांसी जेल में बंद अपने भाई अली अहमद से मिलने के लिए जा रहा था, और इसी दौरान पुंछ क्षेत्र के पास उसकी कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और एम्बुलेंस वहां मौके पर पहुंची और सभी घायलों को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मोट भेजा गया है। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और इस पूरे मामले की अभी जांच की जा रही है। तो पुंछ के पास ये सड़क हादसे में अबान की समेत 2 की मौत का जो है खबर सामने आ रही है। झांसी से विकास हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा अपडेट लेकर। विकास, कैसे हुआ ये हादसा और अभी की ताजा स्थिति की बात की जाए तो क्या कुछ है? जी मैं आपको बताऊं, ये झांसी से लगभग 65 किलोमीटर दूर पूंछ थाना इलाका है, जहां पर हाईवे पर, और बताया जा रहा है कि जो ग्रामीणों ने जो बताया कि तेज कार की स्पीड काफी तेज थी और उसी बीच कोई जानवर आ गया रास्ते में और उसको बचाने के चक्कर में या उसके ओवरटेक करने के उसमें गाड़ी जो है डिवाइडर से
टकराई। जो हादसा इतना भीषण था, टक्कर इतनी जोरदार थी कि आसपास काफी लोगों ने उसकी आवाज सुनी और उसी बीच में बताया गया मौके पर ही 2 लोगों की मौत हुई, जिसमें एक अवान है और एक सोनू उसका साथी है, जो झांसी में बंद अपने भाई से मिलने आ रहे थे ये 2 लोग। और उसी बीच में बताया गया कि 3 लोग अन्य, जो उसमें गाड़ी में 5 लोग कुल सवार थे, जिसमें 3 लोग घायल हैं। जी। अच्छा, तो घायलों की स्थिति अभी कैसी है, कहाँ पर है वो घायल और उनकी स्थिति क्या है? क्या वो कुछ बात कर पा रहे, बता पा रहे हादसे के बारे में? जी जी, अभी उनको झांसी मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी में लाया गया है। एम्बुलेंस के द्वारा उनको इमरजेंसी में अभी एडमिट किया गया है। और हम लोग ने उनसे बात करने की कोशिश की है, मगर उन्होंने कोई भी जवाब नहीं दिया अभी, और वो कह रहे हैं कि अभी सब घायल हैं। तो हालांकि उनको नहीं पता है, जबकि 2 लोग जिसमें अवान और सोनू की मौत हो गई है जी, और उनको पोस्टमार्टम के लिए झांसी भेजा जा रहा है। तो अबान क्या आगे बैठे थे? किस तरह से मतलब हादसे की तीव्रता क्या रही होगी कि तुरंत ही मौके पर ही मौत हो गई? जी, चूंकि क्या है कि हाईवे है और बारिश का इस समय मौसम भी है, हल्की बारिश भी हो रखी थी, और जिसमें बताया कि गाड़ी की तीव्रता लगभग 100 से ऊपर स्पीड रही होगी, जैसा कि ग्रामीणों ने जो बताया है। तो उसमें अचानक जो जानवर रोड पर आ जाने की वजह से जो रोड के बड़े बड़े जो डिवाइडर लगे होते हैं, उससे जाके गाड़ी टकराई है। और निश्चित तौर पर आह्वान हो सकता है कि आगे बैठा हो, क्योंकि अभी इस बात की तो पुष्टि कोई कर नहीं पाया कि ये लोग कहाँ पर बैठे हुए थे। और क्योंकि भीषण हादसा था और टक्कर इतनी जोरदार थी कि जिसमें हेड इंजरी और इसकी वजह से उनकी तत्काल मौत हुई है। जी, तो बिल्कुल जेल में बंद अपने भाई से मिलने के लिए जा रहे थे और इस दौरान ये पूरा सड़क हादसा हुआ है, जिसमें अतीक अहमद के छोटे बेटे अबान अहमद की जो है मौत की खबर सामने आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद विकास, ये तमाम अपडेट हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। अब आगे बढ़ेंगे मिड डे प्राइम में और बात करेंगे छात्रों को न्याय का इंतजार आखिर कब तक करना पड़ेगा। जी हाँ, बात कर रहे हैं हम झारखंड की। झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली के खिलाफ छात्रों का आंदोलन लगातार जारी है और कई दिनों से आंदोलन चल रहा है। आइसा ने कल विधानसभा मार्च की घोषणा की है और आंदोलनरत जो छात्र हैं 10 अगस्त को अपनी मांगों को लेकर विधानसभा का घेराव करते हुए नजर आएंगे। और इस बीच छात्रों के बढ़ते विरोध प्रदर्शन को देखते हुए राज्य सरकार अब थोड़ा नरम पड़ती हुई नजर आ रही है। छात्रों से बातचीत के लिए कमेटी भी बनाई गई है और इस कमेटी में मंत्री सुदिव्य कुमार, दीपिका पांडे सिंह, संजय प्रसाद यादव और चमरा लिंडा शामिल हैं। राज्य सरकार ने छात्रों को वार्ता के लिए आमंत्रित किया है और इधर सोरेन सरकार की ओर से सीआईडी जांच भी तेज हो गई है। प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली की जांच का दायरा लगातार बढ़ता नजर आ रहा है और अब तक 18 आरोपी इसमें गिरफ्तार किए जा चुके हैं। तो छात्रों के दबाव में आखिर नरम पड़ती नजर आ रही है सोरेन सरकार। तो झारखंड में छात्र न्याय मांग रहे हैं, लेकिन सीएम जो है वो मौन साधे नजर आ रहे हैं। जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में ये लगातार पूरा आंदोलन चल रहा है। बड़ी संख्या में छात्र वहां पर मौजूद हैं और आंदोलन कर रहे हैं। कई अभ्यर्थी वहां भूख हड़ताल पर भी मौजूद है, भूख हड़ताल भी कर रहे हैं। साथ साथ आपको बता दें कि जेपीएससी में गड़बड़ी के खिलाफ ये पूरा आंदोलन चल रहा है। जिस प्रकार से गड़बड़ी की के खिलाफ जो है आंदोलनरत छात्र जो है काफी मुखर नजर आ रहे हैं, अपनी मांगों को लेकर काफी ज्यादा मुखर नजर आ रहे हैं और सीबीआई जांच की मांग पर ये छात्र डटे हुए हैं। जी हां, सीआईडी जांच पर इनको उतना भरोसा नहीं है, सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। 14वीं जेपीएससी परीक्षा रद्द करने की भी उनकी मांग है। तो कई बड़ी मांगे हैं इन छात्रों की और एमआर जो मेरिट प्रक्रिया है उसकी भी जांच की मांग कर रहे हैं ताकि सत्य जो है वो सामने आ सके। भर्ती प्रक्रियाओं में पूरी पारदर्शिता की मांग कर रहे हैं और जरूरी भी है कि भर्ती प्रक्रियाओं में पूरी तौर पर पारदर्शिता रखी जाए। छात्रों ने सरकार के सामने कई शर्तें रखी हैं और ये शर्तें हैं कि भर्ती प्रक्रिया जो है वो पारदर्शी हो। सीएम से प्रदर्शन स्थल पर आने की भी मांग की है उन्होंने। सीएम हेमंत सोरेन से सीधी बात करने की बात की है कि वो सीधे तौर पर मुख्यमंत्री से ही बात करना चाहते हैं।
मीडिया की मौजूदगी में ये पूरी वार्ता करने की बात की है, बंद कमरे में बात नहीं करने की बात की है और मीडिया की मौजूदगी में सारी बात करने की मांग की है ताकि सच सबके सामने आ सके और सभी आश्वासन जो है वो सार्वजनिक हो सके। छात्रों का बंद कमरे में वार्ता करने से साफ तौर पर इनकार है कि बंद कमरे में वार्ता नहीं होगी, बल्कि सबके बीच में वार्ता होगी। सरकार से बातचीत के लिए एक रिफॉर्म मंच बनाने की भी बात है। रिफॉर्म मंच से 10 छात्र जो है वो बात करेंगे सरकार के प्रतिनिधियों के साथ। साथ साथ 13वें दिन भी आपको बता दें कि छात्रों का ये आंदोलन जारी है और ये छात्रों का आंदोलन लगातार जो है तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो मानसून सेशन जो है शुरू हो रहा है झारखंड का और सीएम सोरेन की टेंशन उसमें बढ़ती हुई नजर आ रही है। सर्वदलीय बैठक में छात्र आंदोलन का मुद्दा जो है वो गरमाया हुआ नजर आया। आंदोलनरत छात्र मांगों को लेकर काफी ज्यादा मुखर नजर आ रहे हैं। 10 अगस्त को विधानसभा घेराव करने की भी लगातार बात हो रही है कि 10 अगस्त को विधानसभा का ये पूरा घेराव होगा और इस सब को लेकर जो हेमंत सोरेन सरकार है वो अब टेंशन में आती हुई नजर आ रही है। ये तमाम दृश्य आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। छात्र किस प्रकार से 13वें दिन भी आंदोलन कर रहे हैं और डटे हुए हैं मैदान में कि इस बार भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाकर ही रहा जाएगा। अनिश्चितकालीन सत्याग्रह पर ये छात्र डटे हुए हैं और हेमंत सोरेन से कह रहे हैं कि आखिर आपसे तो ये उम्मीद नहीं थी। तो परीक्षा धांधली पर ये पूरा आंदोलन हो रहा है और बड़ी संख्या में छात्र मौजूद हैं जो कि बात कर रहे हैं पारदर्शिता की, जो कि बात कर रहे हैं परीक्षाओं में धांधली से बचाव की, जो कि बात कर रहे हैं सच को सामने लाने की। तो नौकरी के दुश्मन इस्तीफा दो, इस तरह के प्लकार्ड्स जो हैं वो अपने हाथों में लिए हुए। रांची से दिवाकर कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। दिवाकर जी, हम लगातार देख रहे हैं कि छात्रों का आंदोलन जो है वो और ज्यादा बढ़ता ही जा रहा है और 10 तारीख को जो है विधानसभा के घेराव की भी बात हो रही है। क्या कुछ मांगे हैं छात्रों की और उस पर कितना अब सरकार जो है झुकती हुई नजर आ रही है? देखिए, ये छात्र आंदोलन है वो लगातार उग्र होता जा रहा है और अब देखिए ये भीड़ जो है ये कहानी बयां कर रही है कि किस तरीके से छात्रों के इस आंदोलन को अब आम जनों का भी सहयोग मिल रहा है। सामाजिक संगठन के लोग भी आ रहे हैं और दूसरे जो नौकरी पेशा लोग भी हैं अब इन छात्रों के साथ जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और ये भीड़ आपको किस तरीके से देखिए कि दोपहर में, क्योंकि भोजन का वक्त इस वक्त हो गया है, तो कई स्वयंसेवी संगठनों ने अब यहाँ पर छात्रों के लिए भोजन का इंतजाम किया है और वो सारे इंतजाम किए गए हैं ताकि जो छात्र हैं उनका आंदोलन इसी तरीके से चलता रहे जब तक सरकार उनकी मांगों पर संज्ञान नहीं लेती है, उनकी मांगे नहीं मान ली जाती है। तो ये लगातार अब प्रयास हो रहा है और जो प्रमुख मांग है उस पर देखिए अभी भी किस तरीके से छात्र अडिग है और ये जो आंदोलन है इनका इसी तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से ये आंदोलन चल रहा है, जिसमें अभी भी जो इनका सत्याग्रह का रास्ता है उस पर वो अडिग है और लगातार ये मांग कर रहे हैं कि जो सीबीआई की जांच होनी चाहिए और सरकार इस मामले में अब सिर्फ जो है वो लिपापोती की कोशिश नहीं कर सकती। जो सीआईडी जांच की मांग हो रही है, सीबीआई जांच की जो मांग हो रही है उसमें निश्चित तौर पर अभ्यर्थी इस बात पर अडिग है कि जो सीआईडी की जांच हो रही है उसके जरिए सिर्फ लिपापोती करने की कोशिश हो रही है। तो निश्चित तौर पर झारखंड में ये जो विद्यार्थियों का आंदोलन है वो धीरे धीरे अब आगे बढ़ रहा है और लगातार ये आंदोलन अब तेज होता जा रहा है। जी सर। दिवाकर जी, परीक्षा की जो धांधली का जो दायरा है जांच का वो लगातार बढ़ता हुआ भी नजर आ रहा है और कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं। अब तक कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं और आगे और क्या कुछ संभावना है? देखिए, निश्चित तौर पर अब तक इस मामले में कुल 18 गिरफ्तारियां हो चुकी है। कल देर शाम 5 लोगों की गिरफ्तारी लखनऊ से हुई है। तो लगातार ये आंकड़ा भी बढ़ रहा है और सरकार ये विश्वास दिलाने की कोशिश कर रही है कि हम काम कर रहे हैं, लेकिन छात्र इस बात पर मानने को तैयार नहीं है और वो सीबीआई मांग पर लगातार अड़े हुए हैं। और आज जब विधानसभा का सत्र चल रहा था उस दौरान भी आपने देखा कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम विधायक थे उन्होंने विधानसभा परिसर में एक तरीके से प्रदर्शन किया और सरकार से इस पूरे मामले में सीबीआई जांच कराने की मांग की है। और उन्होंने कहा है कि छात्रों के आंदोलन के साथ वो खड़े हैं। और जब मेरी छात्र नेताओं से आज बात हो रही थी तो उन्होंने भी साफ तौर पर कहा कि वो सीबीआई जांच की मांग पर अड़े हुए हैं और जेपीएससी और जेसीसी में पूरी तरीके से रिफॉर्म होना चाहिए। और साथ ही 10 अगस्त को इन्होंने विधानसभा घेराव का जो और प्रदर्शन का जो इनका कार्यक्रम है उस मामले पर भी अडिग है।
और इसी बीच दिवाकर जी एक बार फिर वही सवाल के जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जो राष्ट्रीय स्तर पर जो आंदोलन होते हैं उसमें विपक्ष जिस तरह से सामने आता है, राज्य में जहां पर उनके समर्थन की सरकार है वहां पर उस तरह की भूमिका नहीं होती है, वहां पर छात्र क्या छात्र नहीं होते हैं, वहां पर क्या उनकी मांगे कुछ बदल जाती हैं? देखिए, निश्चित तौर पर छात्रों का आंदोलन लगातार बढ़ रहा है और अब ये जो आंदोलन है, अब ये मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की भी मांग कर रहे हैं और लगातार हल्ला बोल की स्थिति में छात्र आ गए शांतिपूर्ण तरीके से। लेकिन इन लोगों ने जो सबसे बड़ा सत्याग्रह का सहारा लिया है उसमें पंपलेट साफ तौर पर दिख रहे हैं कि किस तरीके से इन्होंने पंपलेट का सहारा लिया और व्यंग कर रहे हैं ये सरकार पर, हेमंत सोरेन पर व्यंग कर रहे हैं, उनकी जो है मिमिक्री लोग कर रहे हैं ताकि ये जो आंदोलन है वो एक नए रूप में भी दिखता हुआ नजर आ रहा है। और इस आंदोलन के जरिए छात्र लगातार जो है वो मुखर हो रहे हैं और सरकार को जो है वो मांग करने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार इस मामले में संज्ञान ले और तुरंत कार्रवाई करते हुए जो पीटी एग्जाम के रिजल्ट हाल में जारी किए गए हैं उसे रद्द किया जाए और पिछले 5-6 वर्षों में जितनी भी परीक्षाएं हुई है सभी पर सरकार संज्ञान ले और उस मामले की सीबीआई से इंक्वायरी कराए। दिवाकर जी, सरकार ने जब छात्रों को बातचीत के लिए बुलाया है तो छात्र बातचीत के लिए क्यों नहीं जो है जा रहे हैं? क्या वो क्यों चाह रहे हैं कि सरकार उन्हीं के बीच में आए, वहीं पर बात करे? क्या पारदर्शिता को लेकर उन्हें कुछ शक है? देखिए, निश्चित तौर पर चूंकि छात्र अब 8 छात्र यहां पर आमरण अनशन में बैठे हुए हैं और विद्यार्थियों का आंदोलन तेज हो रहा है तो कल से सरकार ने अपनी ओर से पहल भी करना शुरू कर दिया है। कल सरकार की ओर से जो है एसडीओ और एडीएम को यहां भेजा गया था कि मुख्यमंत्री बात करना चाहते हैं, लेकिन छात्रों ने तुरंत मना कर दिया कि अगर मुख्यमंत्री यहां आकर बात करेंगे तभी बात होगी, मीडिया के प्लेटफॉर्म पर बात होगी और बंद कमरे में बातचीत नहीं होगी। उसके बाद सरकार की ओर से 4 सदस्यीय एक कमेटी बनाई गई है जिसमें 4 मंत्रियों को शामिल किया गया है, 2 झारखंड मुक्ति मोर्चा के कोटे से, एक कांग्रेस और एक आरजेडी के कोटे से मंत्री। लेकिन उस मंत्री को जो जिम्मेदारी दी गई है कि ये जो आंदोलन चल रहा है सिर्फ उस पर वो नजर रखे। तो छात्रों की तरफ से मांगा गया है कि आप 5 नाम दीजिए जो प्रतिनिधि स्तर का जो बातचीत करेंगे मुख्यमंत्री से, लेकिन अभी उस पर कोई तस्वीर साफ नहीं हुई है। छात्रों की ओर से वो 5 नाम भी नहीं दिए गए क्योंकि छात्र अपनी मांग पर इस तरीके से अडिग है कि मुख्यमंत्री को बाहर में बात करना है, मीडिया के सामने बात करना है, तो शायद इस मुद्दे पर अभी सहमति नहीं बन पाई है और छात्रों की ओर से वो 5 नाम भी अभी नहीं दिए गए। लेकिन संभावना व्यक्त की जा रही है, मेरी अभी छात्र जो विद्यार्थी है उनसे बात हो रही थी कि आज थोड़ी देर बाद शाम तक ये नाम जारी कर दिए जाएंगे जो मुख्यमंत्री से बातचीत करेंगे। चलिए, बहुत धन्यवाद दिवाकर जी, ये तमाम अपडेट हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कि केरलम में सरकारी नौकरियों में नियुक्तियों को लेकर ये विवाद जो है वो एक बार फिर से तेज होता हुआ नजर आ रहा है और भारतीय जनता युवा मोर्चा आज तिरुवनंतपुरम स्थित राज्य सचिवालय के बाहर प्रदर्शन कर रहा है। प्रदर्शनकारी सचिवालय की तरफ आगे बढ़ने लगे तो पुलिस ने उनको वहां पर रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया है, लाठीचार्ज का भी इस्तेमाल किया है। तो केरल में सरकारी नौकरी में नियुक्ति को लेकर यह पूरा विवाद है। युवा मोर्चा का यहां पर प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। कई रैंक धारकों को अभी भी नियुक्ति पत्र नहीं मिले हैं। युवा मोर्चा का यह आरोप है कि केरल लोक सेवा आयोग की नियुक्ति प्रक्रिया में अनियमितताएं हैं और रैंक सूची में नाम आने के बावजूद बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों को अब तक नियुक्ति पत्र नहीं मिले हैं। और इस मुद्दे को लेकर विभिन्न जिलों के सैकड़ों शिक्षक और पीएससी रैंक धारक भी लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और लंबित नियुक्तियां जल्द पूरी करने की लगातार मांग कर रहे हैं। आपको बता दें कि हाल के दिनों में सोशल मीडिया और अभ्यर्थियों के बीच लंबित नियुक्तियों को लेकर लगातार असंतोष देखने को मिल रहा है। युवा मोर्चे ने आरोप लगाया है कि माकपा और कांग्रेस दोनों ही पीएससी रैंक धारकों के मुद्दे पर दोहरा रवैया अपनाते हुए नजर आ रहे हैं और प्रभावित अभ्यर्थियों के समर्थन में खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं। संगठन का कहना है कि सरकार को सभी लंबित नियुक्तियां जल्द पूरी करनी चाहिए और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता को सुनिश्चित करना चाहिए। तो वहीं दूसरी ओर केरल पीएससी की ओर से अगस्त महीने के लिए साक्षात्कार और अन्य भर्ती प्रक्रियाओं का कार्यक्रम भी जारी है। लेकिन प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों का कहना है कि रैंक सूची में शामिल होने के बावजूद उन्हें नियुक्ति नहीं मिल रही है। तो राज्य सचिवालय के बाहर ये पूरा विरोध प्रदर्शन, जहां पर प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज हुआ है, वाटर कैनन का भी इस्तेमाल हुआ है। युवा मोर्चा का ये पूरा प्रदर्शन है। आगे बढ़ेंगे और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। जी हां, मिड प्राइम में अगली खबर नीट यूजी पेपर लीक मामले से जुड़ी हुई है। अलग अलग याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई अब तक 19 अगस्त तक के लिए टाल दी गई है और आज मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकील ने अदालत को बताया कि केंद्र सरकार के पिछले निर्देश के अनुरूप इस मामले में हलफनामा दाखिल कर दिया गया है और
इस पर सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को निर्देश दिया कि वे सरकार की ओर से दाखिल हलफनामे का अध्ययन करें और उस पर अपना जवाब दाखिल करें। अदालत ने कहा कि सभी पक्षों के जवाब आने के बाद मामले की अगली सुनवाई 19 अगस्त को की जाएगी। ये मामला नीट यूजी परीक्षा में कथित पेपर लीक और परीक्षा प्रक्रिया में अनियमितताओं से जुड़ा हुआ है। याचिकाओं में परीक्षा की निष्पक्षता, पारदर्शिता और अभ्यर्थियों के हितों से जुड़े विभिन्न मुद्दे उठाए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट पहले ही इस मामले में केंद्र सरकार, संबंधित एजेंसियों और अन्य पक्षों से जवाब मांग चुका है और सभी पक्षों के हलफनामे और जवाब आने के बाद अदालत 19 अगस्त को अब इस पूरे मामले के आगे की सुनवाई करेगी। तो नीट से जुड़ी ये याचिकाओं पर सुनवाई होगी। बात अब है मौसम की। जी हां, बारिश, मूसलाधार और बारिश और बाढ़ का प्रहार जो है वो देखने को मिल रहा है कई राज्यों में। राजधानी दिल्ली में आज सुबह से ही कई इलाकों में झमाझम बारिश हो रही है, जिससे लोगों को उमस भरे मौसम से थोड़ी राहत जरूर मिलती हुई नजर आई है। बारिश के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और मौसम सुहावना हो गया है। मौसम विभाग ने दिन भर गरज के साथ मध्यम से तेज बारिश की संभावना जताते हुए दिल्ली के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में न्यूनतम तापमान 26.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जो कि सामान्य से 1.3 डिग्री कम है। अधिकतम तापमान करीब 32 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान। और वहीं केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार सुबह 9 बजे दिल्ली की वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI 84 दर्ज किया गया है। तो दिल्ली में बारिश से राहत मिलती हुई नजर आ रही है। 4 तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर लगातार देख रहे हैं। झमाझम बारिश हुई, 84 दर्ज किया गया है तापमान, जो कि संतोषजनक श्रेणी में है। और दिल्ली के साथ साथ नोएडा, गुरुग्राम, गाजियाबाद और फरीदाबाद समेत आसपास के इलाकों में भारी बारिश जारी है। ऑफिस आवर्स के दौरान कई जगहों पर सड़कों पर जल भराव की भी स्थिति बनती हुई नजर आई, जिससे ट्रैफिक की रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ गई। जाम के कारण दफ्तर जाने वाले लोगों को काफी परेशानी का भी सामना करना पड़ा। तो दिल्ली NCR में ये बारिश हो रही है। नोएडा, गुरुग्राम, गाजियाबाद कई एरियाज जो है वो प्रभावित होते हुए नजर आ रहे हैं। बाकी देश भर में मानसून की स्थिति की बात करें तो सक्रिय बना हुआ है मानसून देश भर में। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 5 दिनों के दौरान कई राज्यों में भारी बारिश की संभावना है और कई इलाकों में गरज चमक, बिजली गिरने और तेज हवाओं को लेकर भी चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग के अनुसार आज दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और चंडीगढ़ में भारी बारिश की संभावना है। तो वहीं राजस्थान के कुछ हिस्सों में 7 से 9 अगस्त के बीच भारी बारिश का अनुमान जताया गया है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ में आज से 11 अगस्त तक बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में भी मानसून सक्रिय रहेगा। बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में आज से 11 अगस्त तक भारी बारिश होने की संभावना। वहीं असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी 11 अगस्त तक बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं ये तस्वीरें। आपको बता दें कि पहाड़ों पर भी खतरा बढ़ रहा है और हिमाचल, जम्मू कश्मीर, लद्दाख में भारी बारिश की उम्मीद लगाई जा रही है। पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड के हरिद्वार में भी भारी बारिश के कारण कई इलाकों में पानी भर गया है। अंडरपास में जल भराव से स्थानीय लोगों और पर्यटकों को परेशानी हुई है। तो वहीं रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए जिला प्रशासन ने नागरिकों और यात्रियों से सतर्क रहने की अपील की है। मौसम विभाग ने उत्तर भारत में आज से 8 अगस्त के बीच हल्की से मध्यम बारिश का पूर्वानुमान जताया है और इस दौरान आसमान में बादल छाए रहने और रुक रुक कर बारिश होने की संभावना है। प्रशासन ने लोगों से खराब मौसम के दौरान सावधानी बरतने और जल भराव वाले इलाकों से बचने की अपील की है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख में आज से 11 अगस्त तक भारी बारिश की संभावना जताई गई है। IMD ने उत्तराखंड में आज बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। अरुणाचल प्रदेश में भी 10 और 11 अगस्त को भारी बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने बारिश के दौरान भूस्खलन और जल भराव जैसे स्थिति को देखते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। महाराष्ट्र, गुजरात और पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में भी बारिश तेज होने की संभावना है। कोंकण और गोवा में आज से 11 अगस्त तक व्यापक बारिश का अनुमान। तो वहीं केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और लक्षद्वीप में भी बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। तो देश भर में मानसून सक्रिय है। कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। कोंकण, गोवा में भी 11 अगस्त तक भारी बारिश की संभावना है। केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, लक्षद्वीप में भी बारिश की संभावना है। दीपक रावत दिल्ली से हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, सुबीना राय डिब्रूगढ़ से और विवेक थिरुवनंतपुरम से। इस मौसम पर और ज्यादा अपडेट ले लेते हैं। दीपक, सबसे पहले आपके पास ही आना चाहूंगी। सुबह से ही हम देख रहे हैं लगातार बारिश जो है वो हो रही है और दिल्ली में मौसम थोड़ा सा सुहावना जरूर हुआ है, हालांकि उमस जो है वो अभी भी हाल बेहाल करती हुई नजर आ रही है।
जी बिल्कुल, दिल्ली एनसीआर की अगर बात की जाए तो दिल्ली एनसीआर में कल से ही लगातार बारिश हो रही है, रुक रुक कर बारिश हो रही है और आज तो सुबह से ही तेज़ बारिश भी देखने को मिली है। और दिल्ली की बात करें तो मौसम विभाग ने ये बताया कि दिल्ली एनसीआर ख़ासतौर पर अगर बात करें चंडीगढ़, हरियाणा और एनसीआर का इलाका, जैसे मैंने पहले बताया, यहाँ पर लगातार बारिश की संभावनाएं जताई गई है, तेज़ बारिश की संभावनाएं जताई गई हैं। वहीं अगर दूसरे राज्यों की बात करें तो खासतौर पर उत्तराखंड जैसे राज्यों के लिए मौसम विभाग ने हैवी अलर्ट जारी किया है। सीधे तौर पर यह कहा है कि इस वक्त बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। और जिसके बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बैठक भी की तमाम जो डीएम उनके साथ, उनको कहा है, अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया है, लोगों तक सूचनाएं पहुँचाने के लिए कहा गया है कि भूस्खलन इस दौरान बहुत ज़्यादा होता है, उत्तराखंड पहाड़ी इलाका है, उससे बचने के लिए लोगों को सतर्क रहने की ज़रूरत है, सड़कों पर सावधानी से निकलें, ये सब कहा गया है। इसके अलावा तटीय जो राज्य हैं वहाँ पर भी मौसम विभाग ने एक तरीके से अलर्ट जारी किया है। तेज हवाएं वहां चल सकती हैं, तटीय इलाकों में 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। ऐसे में जो नाविक हैं जो कि निकलते हैं समंदर में, उनको भी कहा गया है कि वो भी अलर्ट रहें। बहुत तेज हवाएं चलती हैं तो फिर वो समंदर में ना निकले। तो बारिश के साथ साथ तटीय इलाकों की, जैसे मैंने बताया, वहाँ पर तेज हवाओं का एक तरीके से अलर्ट है। और पहाड़ी इलाकों के लिए सबसे ज़्यादा, चाहे उत्तराखंड हो चाहे हिमाचल हो, इन जगहों पर बारिश में सबसे ज़्यादा अलर्ट जो है वो मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। बिल्कुल, पहाड़ी राज्यों के लिए भी अलर्ट जारी किया गया है। सुबीना डिब्रूगढ़ से हमारे साथ जुड़ रही हैं और ज्यादा अपडेट ले लेते हैं। सुबीना, किस प्रकार का मौसम है और किस प्रकार आगे बने रहने की संभावना है? जी शायला, फिलहाल तो मौसम जो है अभी काफी सनी है, लेकिन आईएमडी ने जो प्रेडिक्ट किया है वो येलो अलर्ट जारी किया है। लगभग 10 और 11 तारीख तक जो है वर्षा होने की संभावना है, क्योंकि असम में जो पैटर्न है वो ये होता है कि तीव्र समर होता है, सनी होता है, फिर उसके बाद जो है वर्षा आ जाती है। तो ये लगातार जो है प्रक्रिया चलता रहता है थ्रू आउट मॉनसून। और अगर हम राहत कार्यों की बचाव की बात करें तो कल ही जो है यूनियन हेल्थ मिनिस्टर जेपी नड्डा आए थे। उन्होंने जो है एरियल सर्वे के थ्रू सौरायदेव, सिपसागर, जोरहाट, इन सब एरिया का जो सबसे ज्यादा बाढ़ प्रभावित है उनका जायजा लिया। उनके साथ चीफ मिनिस्टर डॉक्टर हिमंता बिश्व शर्मा भी थे। फिर उन लोगों ने जाके नेपाली कुटी, जो कि सबसे वर्स्ट हिट गांव है इस बार का, सिपसागर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, वहां पे लोगों के साथ जाके मिले। उनकी क्या प्रॉब्लम्स है, चैलेंजेस वो लोग फेस कर रहे हैं, उन्होंने उनसे बात किया। फिर रात को डिब्रूगढ़ में सीएम सेक्रेटेरिएट में उन्होंने जो है एक बैठक की सारे डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर्स, कैबिनेट मिनिस्टर्स, सीएम के साथ। और फिर ये बताया कि वो जो है फिनेंस मिनिस्टर जो है रिक्वेस्ट करेंगे कि जो एनडीआरएफ नॉर्म्स है उसमें जो है रिलैक्सेशन लाया जाए, ताकि जो है उसमें से उसके फंड्स में जो है मैक्सिमम बेनिफिट्स जो है फ्लड अफेक्टेड फैमिलीज को दिया जाए। और आज ही जो है सीएम जो है निजुत मोइना और निजुत बाबू, जो कि फाइनेंशियल असिस्टेंस पढ़ाई के लिए जो है बच्चों को, अंडर ग्रेजुएट को, पोस्ट ग्रेजुएट को, फिर डिप्लोमा करने वाले बच्चों को, उनको जो है किताब खरीदने के लिए, जो कि पूरी तबाह हो चुकी है इस फ्लड्स में, तो इन सबको जो है वो किताबों के लिए पैसा दिया जाएगा। साथ ही साथ जो भी स्कूल्स बाढ़ प्रभावित इन क्षेत्रों में, स्पेशली सौरायदेव, सिपसागर, उनको जो है 2 लाख के करीबन जो है फ्लड असिस्टेंस दिया जाएगा, ताकि वो फिर से जो है अपने स्कूलों को फिर से बना सके। और फिर उन्होंने लगातार ट्वीट भी कर रहे हैं कि काफी सिल्टेशन हो गया है, क्योंकि ये जो लगातार भारी वर्षा की वजह से, तो इस सिल्टेशन को किस तरीके से जल्द ताकि साफ कराया जाए, ताकि जो है लोग जो है नॉर्मल अपने लाइफ में आ सके शायला, तो उसका भी प्रबंधन किया जा रहा है। तो और बिल्कुल सरकार की ओर से देखा जाए तो लगातार जो है इस राहत और बचाव के कार्य किए जा रहे हैं, ताकि जल्दी से जल्दी नॉर्मलसी पे जो है वापस लाया जा सके और आम जन को जो है किसी प्रकार का ज्यादा नुकसान ना झेलना पड़ सके। विवेक तिरुवनंतपुरम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वहां का भी अपडेट ले लेते हैं। विवेक, अभी की ताजा अपडेट की बात करें तो क्या कुछ स्थिति है अभी? हाँ, मौसम आज कुछ सनी है, तो कई इलाकों में जल स्तर अभी तक कम नहीं हुआ है। तो रिमेंबर ये केरल का अगस्त फर्स्ट ने आज तक फ्लड्स ने 26 लोग मर चुका है। और आज और कल भी केरल में 8 डिस्ट्रिक्ट्स, ये
केरल का सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट है पतनमथिट्टा, आलपुरा, कोट्टयम, इडुक्की, ये डिस्ट्रिक्ट्स में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और द रेस्ट 5 डिस्ट्रिक्ट्स ने येलो अलर्ट जारी किया है। तो अभी केरल का सिचुएशन, मौसम का सिचुएशन कुछ नॉर्मल है। तो वीडी सतीशन, चीफ मिनिस्टर ऑफ केरला, ये रिलीफ कैंप में जाकर रिलीफ कैंप को आदमियों ने बात किया है और रिलीफ कैंप में अभी तक 18,000 आदमियों में ये रिलीफ कैंप में है और मोस्ट अफेक्टेड एरिया से नॉर्थ केरला से कासरगोड, कन्नूर, कोझिकोड और सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट पतनमथिट्टा, आलपुरा डिस्ट्रिक्ट से मोस्ट अफेक्टेड और अभी सेंट्रल फोर्सेस और एनडीआरएफ फोर्सेस 11 यूनिट्स ऑफ एनडीआरएफ फोर्सेस केरल में है। तो मैं एनडीआरएफ एएसपी ने बात किया है तो वो बोला है तो केरल को अभी प्रॉब्लम कुछ नहीं है, तो कम वाटर लेवल हैज रिड्यूस्ड और आईएमडी ने क्लियरली प्रेडिक्ट किया है तो नेक्स्ट 1 वीक में सिचुएशंस रेन कम हो गया तो आज और कल 8 डिस्ट्रिक्ट्स में ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। चलिए, बहुत धन्यवाद विवेक, सुबीना और दीपक हमारे साथ जुड़ने के लिए और देश भर से ये तमाम अपडेट हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। और मिड डे प्राइम में आगे बढ़ेंगे और वक्त हो गया है अब खेल प्राइम का, तो ले चलते हैं अपने सहयोगी गौरव कुमार के साथ। शुक्रिया शैला। और खेल की खबरों की शुरुआत करेंगे वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप की खबर के साथ, जहां पर नई दिल्ली में 17 से 23 अगस्त तक होने वाली विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के ड्रॉ घोषित हो गए, जहां पुरुष एकल में आयुष शेट्टी को पहले ही दौर में मौजूदा विश्व चैंपियन चीन के शी युकी का सामना करना है। वहीं विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत की ओर से पदक की प्रबल दावेदार पीवी सिंधु पहले दौर में आयरलैंड की सोफिया नोबल के खिलाफ कोर्ट पर उतरेंगी। सिंधु से खासी उम्मीद रहने वाली है, वो भी एक ऐसे समय जबकि हाल ही में उन्होंने जापान ओपन का खिताब भी अपने नाम किया है। वहीं कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन में तन्वी शर्मा और अनमोल खरब सहित 7 भारतीय महिला खिलाड़ी सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। इन खिलाड़ियों में ईशानी बरुआ, मानसी सिंह, रक्षिता श्री रामराज, अश्मिता चालिहा और श्रेयांशी वलिशेट्टी भी शामिल हैं। वहीं महिला डबल्स में सोनाली सिंह और रितिका ठाकर और मिक्स डबल्स में श्रुति मिश्रा और ईशान भटनागर ने अंतिम 16 में जगह बनाई। बात कर लेते हैं ब्रिज की, तो जहां पर 9वीं वर्ल्ड यूथ ट्रांसनेशनल ब्रिज चैंपियनशिप के टीम इवेंट में भारत की अंडर 31 टीम ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। चीन के हेफई में आयोजित प्रतियोगिता में भारतीय टीम ने 8 टीमों के फाइनल राउंड रॉबिन में 82.34 विक्ट्री पॉइंट्स के साथ तीसरा स्थान हासिल किया। चीन की एगो फैंस टीम ने गोल्ड और चीन की अंडर 31 टीम ने सिल्वर मेडल अपने नाम किया। वीजा में देरी और कॉम्बिनेशन में आखिरी समय में हुए बदलावों के बावजूद भारतीय टीम ने ये मेडल अपने नाम किया है। भारतीय टीम में अंशुल भट्ट, साग्निक रॉय, साइटन कुशारी, शुभम आचार्य, सुरजीत बार और विद्या पटेल शामिल थे। टीम के कप्तान और कोच कौस्तुभ पेंद्रे थे। अब बात कर लेते हैं हॉकी की, जहां पर जूनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी में ओडिशा, पंजाब, झारखंड और मध्य प्रदेश की टीमों ने कल तमिलनाडु के कोयम्बटूर में खेले गए 16वें भारतीय जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप डिवीजन ए के सेमीफाइनल में जगह बना ली। पंजाब ने कर्नाटका को 5-2 से हराया, वहीं ओडिशा ने हरियाणा को 5-1 से मात दी। झारखंड ने 3-3 से ड्रॉ के बाद पेनल्टी शूटआउट में उत्तर प्रदेश को हराया और मध्य प्रदेश ने दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव को 7-3 से शिकस्त दी। आज कोयम्बटूर में खेलने जाने जा रहे सेमीफाइनल मुकाबले में ओडिशा का मुकाबला पंजाब से होगा, जबकि झारखंड का सामना मध्य प्रदेश से होगा। तो खेल जगत में फिलहाल शैला इतनी ही खबरें थीं, और जहां पे हमने देखा कि वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप जो है वो एक बड़ी खबर के तौर पर सामने है, जिसके ड्रॉ अब सामने आ चुके हैं। तमाम अपडेट हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए, और इसी के साथ मिड डे प्राइम में अभी के लिए बस इतना ही। डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।